अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है अब्दुल सलाम ने कराची पाकिस्तान से। कहानी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है और मैंने नीचे कमेंट्स भी पढ़े हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने नीचे बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स दिए हैं। खौफनाक कहानी। क्या आज की दौर में भी ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिनको सुनने के बाद ना सिर्फ इंसान कांपना शुरू हो जाता है बल्कि वो हैरत ज़दा रह जाता है कि जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, फासले सिमट के एक बॉक्स जिसका नाम मोबाइल रख दिया गया है, एक शख्स दुनिया के एक कोने पे और दूसरा दुनिया के दूसरे कोने पे बैठा है और उनकी गुफ्तगू यूं आमने सामने हो रही है जैसे वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, जबकि वो फासले इतना ज़्यादा हैं कि जहाज भी जब उन फासलों को ख़त्म करने के लिए हवा में उड़ता है तो कई कई घंटे लग जाते हैं। तो वहीं पे क्या जिन, भूत, चुड़ैल ये आज भी अपना वजूद रखते हैं? क्या आज भी ये हमारे इर्द गिर्द इस तरह दंदनाते फिरते हैं कि हमारी आंखें इनको देख नहीं सकते लेकिन हम क्लियर इनको महसूस कर सकते हैं? लेकिन जब किसी के साथ ऐसा सच्चा भयानक वाकया रूनुमा होता है तो उसके बाद उसका वजूद लरजने लगता है, कांपने लगता है। ये कहानी है ज़ुहैब और शामीन की। ज़ुहैब और शामीन जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और अभी मोबाइल पे जैसे ही नंबर देखा ज़ुहैब ने तो शामीन कॉल कर रही है। उसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, खादिम हाजिर है, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? तो दूसरी तरफ से शामीन रोमांटिक मूड में बोली, बस आज बाहर जाना है। मौसम देखा है कितना रोमांटिक मौसम है, आसमान बादलों से भरा हुआ है और जब ऐसा खुशगवार कराची जैसे शहर में मौसम हो जाए, हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, तो उसी लम्हे इंसान का दिल करता है कि वो किसी ऐसे मकाम पे जाके बैठे जहां पे वो कुदरत के नज़ारों को महसूस करते हुए अपने मोहब्बत के साथ इस अंदाज में जुड़ा हो, इस अंदाज में बैठा हो कि वो वक्त को एंजॉय कर सके। तो शामीन ने भी ज़ुहैब से कहा, बस अभी अभी मेरी तरफ पहुंचो और अभी अभी हम बाहर निकलेंगे, अभी अभी हम बाहर घूमने जाएंगे और जो हमारी सबसे फेवरेट जगह है हम वहां चलकर बैठेंगे, उसी पार्क में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ज़ुहैब ने बहाना बनाने की कोशिश की, अरे आज तो बारिश होने वाली है शामीन, जानती हो कि मौसम बारिश में कितना ख़राब हो जाता है और बादलों के तेवर बताते हैं कि सिर्फ रिमझिम नहीं होगी, ऐसे तेज़ बरसेंगे कि हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हो जाएगा और सुबह से कई दफ़ा बारिश हो भी तो चुकी है, तो इसलिए आज नहीं कल चलेंगे। शामीन इस अंदाज में बोली, नहीं मिलना चाहते ना आप मुझसे, इसलिए बहाना कर रहे हैं, वरना जब इतना खूबसूरत रोमांटिक मौसम हो तो कोई क्या अपनी मोहब्बत को जिससे प्यार करता हो इस तरह कह सकता है कि कल मिलेंगे? मेरा दिल आज मिलने को है। मोहब्बत, रोमांटिक मौसम, ये सब कुछ तो आज है, कल क्यों मुझे नहीं पता, बस मुझे मिलना है, अभी मिलना है और इसी वक्त मिलना है। बस आप मुझे ये बताइए ज़ुहैब, आप कब मेरे पास आ रहे हैं? ज़ुहैब जानता था वो शामीन के आगे हार मान जाएगा। वो एक ऐसी लड़की थी जो ना सिर्फ उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी बल्कि जब किसी बात पे अड़ जाती थी तो अपनी बात मनवा कर रहती थी और वो जान चुका था बात माने बगैर
कुछ नहीं होगा। उसने पहले बहाना किया, आज तो गाड़ी का भी मसला आ रहा है। तो बोली कोई बात नहीं ना, टैक्सी मिल जाती है, टैक्सी लेकर आ जाओ। जब उसने देखा कि सारे हरबे नाकाम हो गए तो बोला, अच्छा बाबा, अच्छा मैं आता हूं। वो बोली, बस मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। जुहेब 2 बहनें और 1 भाई। बहनों की शादियां हो चुकी थी। जुहेब अब अकेला अपने मां बाप के साथ इसी घर में रहता था। बहुत ही खुशहाल खाती पीती फैमिली थी, खुदा का दिया सब कुछ था। और जुहेब भी अपनी एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद एक बहुत बड़ी फर्म के अंदर मुलाजिम हो गया था, जहां पे बहुत अच्छी सैलरी थी। और यूं वो बेहतरीन अंदाज में एक जिंदगी गुजार रहे थे कि वहीं एक कजन की शादी, जहां पे जुहेब का भी जाना हुआ। जुहेब एक ऐसा लड़का था जो ऐसी शादियों पे बहुत कम जाता था, लेकिन एक करीबी कजन की शादी थी, यूं उसे भी उस शादी में जाना पड़ा। वो शादी में क्या पहुंचा कि उस शादी ने तो उसकी जिंदगी को बदल दिया। जब वहां लड़के और लड़कियां सारे शरारत कर रहे थे, ढोलक बज रही थी और मेहंदी की उस रात लड़कियां और लड़के एक दूसरे पे मजाक के अंदाज में फिक्रे कस रहे थे, खिलखिलाकर हंस रहे थे, तो वहीं जुहेब की नजर सामने से आती हुई शामीन पर पड़ी। लड़कियों के झुरमट में इस अंदाज में चलती हुई आ रही थी कि जुहेब की जैसी निगाह उस पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। ऐसी हसीन व जमील, ऐसी खूबसूरत लड़की जो वालिदैन आज तक उससे कहते आए थे कि कब शादी करनी है, कब शादी करनी है। उम्र गुजरती जा रही है और वो आगे से कहता, मॉम कोई लड़की तो पसंद आए ना, आप चाहती हैं कि बस किसी से भी मैं शादी कर लूं और सारी जिंदगी रोता रहूं। मां कहती, ये मैंने कब कहा है, मैं तो चाहती हूं अपनी पसंद बताओ, तुम अपनी पसंद से शादी करो बेटा, बट यही उम्र है शादी की, शादी कर लो। और वो आगे से कहता, मॉम बस मैं इंतजार में हूं, जैसे ही कोई लड़की मुझे पसंद आएगी मैं फौरी तौर पे आपको बता दूंगा। लेकिन कोई लड़की उसे पसंद ही नहीं आ रही थी। कई दफा वो कोशिश कर चुका था, लड़कियों की तरफ तो वो देखना चाहता था, लेकिन उसकी निगाहें खुद ब खुद नीचे झुक जाती थी। उसके मिजाज की, उसकी मनपसंद लड़की उसको कभी अच्छी ही नहीं लगी थी। लेकिन आज पहली निगाह शामीन पे पड़ते ही दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे दिल ने गवाही दी था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। दिल की धड़कनों ने जो बेतरतीब हो चुकी थी, बहुत तेज धड़क रही थी, उन्होंने गवाही दे दी, जिसको आज तक तुम ढूंढ रहे थे वो सामने आ रही है। एक इंतहाई खूबसूरत लिबास पहने, बालों को खुला उसने छोड़ा हुआ, हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो वाकई किसी कोकाफ की परी लग रही थी। और जैसे ही शामीन ने देखा कि सामने बैठा हुआ नौजवान उसे टिकटिकी बांधे तक रहा है, तो उसी लम्हे शामीन की निगाहें भी जुहेब से टकराईं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सही कहा है किसी ने, जब मोहब्बत होनी होती है तो दोनों को ही एकदम से मोहब्बत होती है। और शामीन की निगाहों ने जैसे ही जुहेब की तरफ देखा तो वो भी अपनी पलकें झपकाना भूल गई। वो भी जुहेब को देखने में ऐसी महव हो गई कि इर्द गिर्द लड़कियों का शोर सब कुछ भूल गई। तभी एक लड़की ने उसे कोहनी मारी शरारत के अंदाज में कि कहाँ हो, तो वह एकदम से चौंकी, जैसे ख्वाबों से, ख्यालों से, किसी गहरी सोच से वापस लौट आई हो। तभी अब वो शादी के उस फंक्शन में तो शामिल थी, लेकिन दोनों की निगाहें, जुहेब और शामीन की निगाहें एक दूसरे को मुसलसल देखे जा रही थी। और शामीन के चेहरे पे सजी मुस्कुराहट ने इस बात की गवाही दे दी थी कि जो आपके दिल की हालत है वही मेरे दिल की हालत भी हो चुकी है। यूं ये पहली मुलाकात तो थी, लेकिन दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे को दिल दे चुके थे। अल्लाह अल्लाह करके वो मेहंदी का फंक्शन तो ख़त्म हुआ, लेकिन दोनों जैसे अपने बिस्तरों पर पहुंचे तो वो अपने घर के बेडरूम में और शामीन अपने घर के बेडरूम में, दोनों ख्यालों में खो चुके थे। नींद दोनों से
कोसों दूर थी। दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। ज़ुहैब आंखें बंद करता तो एक ही दमकता चमकता चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो हसीनो जमील लड़की कौन थी, मैं तो नाम भी नहीं पूछ सका। और जब शामीन भी अपनी आंखें बंद करती तो वो हसीनो जमील नौजवान कौन था, नाम तो वो भी मालूम नहीं कर सकी। यूं अगले दिन के फंक्शन पे दोनों भरपूर अंदाज में तैयार हुए और जैसे ही वहां पे पहुंचे तो दोनों की निगाहें एक दूसरे को ढूंढने की मुंतज़िर थीं। दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और जैसे ही एक दूसरे को इस अंदाज में देखा कि उसकी आंखें भी किसी को ढूंढ रही थीं और शामीन की आंखें भी किसी को ढूंढ रही थीं, तो दोनों के चेहरों पे ऐसे मुस्कुराहट आ गई कि हम तो दोनों ही ऐसे पंछी हैं जो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। और यूं ज़ुहैब जो एक शर्मीला सा था, कभी खुल के अपने मोहब्बत का इजहार नहीं कर सका था, कभी उससे किसी लड़की से मोहब्बत होती तो वो भी इजहार करता, लेकिन पता नहीं उसके अंदर कैसे हिम्मत आ गई। वो चलते चलते शामीन के करीब पहुंच गया और इस अंदाज में साथ पड़े हुए जो जूस के गिलास रखे हुए थे इस अंदाज में उठाना शुरू हो गया जैसे मेरा मकसद ये गिलास उठाना था। मैं गिलास उठाने के लिए आया हूं, लेकिन शामीन जानती थी वो किस लिए मेरे करीब आया है। तो जैसे ही उसने जूस का गिलास उठाया तो अपने गले को इस अंदाज में खनकार के साफ किया तो शामीन बोली, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे बस ये चाहिए था, मैंने ले लिया, उससे बोला ही नहीं जा रहा था। तभी पता नहीं कैसे ज़ुहैब के अंदर हिम्मत आई और उसने कहा, अब मेरा नाम ज़ुहैब है। बस इतना ही कह के वो चुप कर गया और उसकी आंखों में आंखें डाले देखती हुई शामीन बोली, और मेरा नाम शामीन है। आपसे मिलके खुशी हुई। यस यस ज़ुहैब बोला, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और यूं जब दोनों एक दूसरे का नाम जान चुके तो उसके बाद वहीं पे बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया। बस वो शादी क्या थी, एक मिलने का बहाना था। यूं इन दोनों के बीच में एक ऐसा दीवानगी का रास्ता, एक ऐसा मोहब्बत का इफ्तिताह, मोहब्बत का स्टार्ट, मोहब्बत का आगाज हो गया कि उसके बाद वो दोनों, शादी तो ख़त्म हो गई लेकिन मोबाइल पर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शामीन अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर चुकी थी और उसके वालिदैन भी यही ख्वाहिश रखते थे कि उसकी शादी हो जाए। उधर जब ज़ुहैब की वालिदा को पता चला कि बेटा किसी लड़की से बातें कर रहा है और एक दिन उन्होंने कुछ बातें सुन भी ली तो सीधा बेटे के कमरे में पहुंची और बेटे से कहा, ये मेरे कान तो नहीं बज रहे या मैंने सही सुना है? वो एकदम से चौंक गया, फ़ोन साइड पर रखा और बोला, जी जी मामा क्या कहना चाह रही हैं? मेरा बेटा किसी को पसंद करने लगा है और मेरे बेटे ने कहा था कि जब मुझे कोई लड़की पसंद आ जाएगी तो वो तो मुझे फौरी बता देगा, लेकिन मेरे बेटे ने तो मुझे बताया ही नहीं। वो माँ शर्माना शुरू हो गया, चेहरा नीचे कर लिया। माँ जान गई बेटा किसी से प्यार करने लगा है। यूं माँ ने बैठ के बेटे से उसके बारे में पूछा और बेटे ने उसके बारे में बता दिया, वो कौन है, किस खानदान से है। माँ फौरन रिश्ता लेकर शामीन के घर पहुंच गई। यूं शामीन के घर वालों ने ज़ुहैब के लिए फौरी तौर पे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि दोनों ही फैमिलीज वेल सेटल लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे और लड़की और लड़का भी पढ़े लिखे थे। उनके पास वैसे भी खुदा का दिया सब कुछ था। ज़ुहैब कराची में रहता था, उसका एक भाई यूके में मुकीम था, वहीं पे उसकी शादी हुई थी, वहीं पे ही रहना था, और दूसरा उसका भाई यूएई में रहता था। बहनें, एक यूके में शादी होकर चली गई थी और दूसरी बहन यूएई में शादी होकर चली गई थी। अब वो अकेला था, वालिदैन की ख्वाहिश थी कि जल्दी से उसकी शादी हो जाए। यूं मंगनी दोनों की तय हो गई। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब दोनों की मंगनी तय हो जाती है तो उसके बाद लड़के और लड़के को मिलने की आज़ादी होती है। उस फैमिलीज में जो इंतहाई पढ़े लिखे लोग होते हैं
मतलब जो नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब तबके के, दरमियाने तबके के, उनके रूल्स, उनकी रिवायात, कल्चर, तहजीब डिफरेंट होता है। वो फिर भी सख्ती करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही इजाज़त दे देते हैं। लेकिन जो एलीट क्लास होती है, खाते पीते लोग होते हैं, जब मंगनी हो जाती है तो उसके बाद वो कहते हैं हाँ, लड़की और लड़का मिल सकते हैं। तो आज भी उस बारिश के मौसम में वो फरमाइश कर रही थी कि वो उसे बस लेने के लिए आए, और वो गाड़ी लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गया। वक्त की वो बहुत पाबंद थी। जो उसने टाइम दिया था, बिल्कुल उसी टाइम पे वो गेट पे पहले से मौजूद थी। उसने हारन दिया, वो बाहर आ गई और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई और बोली चलो उसी पार्क चलते हैं। वो दोनों उसी अपनी पसंदीदा पार्क में पहुंच गए, और जब गाड़ी से उतर के वो पार्क की तरफ जा रहे थे तो बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई थी। जुहैब बोला, यार मैं इसीलिए कह रहा था, देखो बारिश हो रही है, मुझे पता है तुम बहुत नाजुक सी हो, और ज़रा बारिश हुई तो तुम्हें फौरी तौर पे नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जुहैब बस मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूं तुम मुझसे दूर ना हो। ऐसा रोमांटिक मौसम हो, ऐसा खूबसूरत प्यारा मौसम हो, और आप मुझसे दूर हो, ये मुझसे कैसे बर्दाश्त होगा। मैं अपने कमरे में इस मौसम को एंजॉय कर रही थी, लेकिन जैसे ही एक मौसम का एहसास होता है कि आज मौसम रोमांटिक है, और रोमांटिक मौसम हो और आपका महबूब आपके सामने ना हो, तो उस मौसम का क्या फ़ायदा। तो आप चाहते थे कि मैं घर में बैठ के ऐसे रोमांटिक मौसम को ऐसे ही ज़ाय कर दूं। नहीं, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकती। मुझे इस मौसम को एंजॉय करना था, इसलिए तो मैं आपके सामने हूं, इसलिए तो मैं आपके साथ हूं। जुहैब जानता था उसकी दीवानगी, वो भी शिद्दत से शामीन को प्यार करता था, लेकिन शामीन शायद जुहैब को ज्यादा शिद्दत से प्यार करती थी। वो उसे कहने लगा, मेरी शम्मो, मेरी शामीन, मैं तो तुम्हारी परवाह कर रहा हूं। बुखार हो गया, जुकाम हो गया तो क्या होगा। वो कहती, जुकाम, अरे तुम्हारी बाहों में मौत भी आ जाए, मैं तो खुशी खुशी उस मौत को भी कबूल कर लूंगी जो तुम्हारी बाहों में आ जाए। ये कैसी बात ही कर रही हो शामीन। मौत आए तुम्हारे दुश्मन को, प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। तुमने कहा और देखो मैं आ भी गया, लेकिन तुम अब इस तरह की दिल जलाने वाली बातें करोगी तो ये तो बहुत गलत बात है। तो बोली, तो फिर जब मैं बुलाती हूं आप आते क्यों नहीं। देखो आ तो गया हूं। और उसी वक्त बारिश जो बूंदाबांदी की सूरत में थी एकदम से तेज होना शुरू हो गई। शामीन जो बिल्कुल जुहैब के साथ बैठी हुई थी, ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। बारिश के कतरे उसके चेहरे के ऊपर गिर रहे थे। वह एकदम से अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथों को इस अंदाज में फैला लिया जैसे कोई बारिश के कतरों को अपनी बाहों में समेटना चाहता हो। आसमान से गिरते कतरे जब उसके चेहरे पे गिर रहे थे, वो अपने बाजू को खोले हुए बोली, कितना खूबसूरत है ये समा, वक्त थम जाए और मैं हमेशा हर लम्हे अपने महबूब जुहैब के साथ इसी तरह एंजॉय करती रहूं। और इसी वक्त बोलते बोलते उसे खांसी सी आ गई और ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि वो मौसम की तब्दीली उस पर असर अंदाज होना शुरू हो गई। तो अभी एकदम से वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, देखा खांसी आ रही है ना, जुकाम होना शुरू। मुझे तो लगता है आप तुम चाहती हो तो मैं नमूनिया हो जाए। बोली, नहीं ना, अभी तो बैठना है। वो काफी देर वहां बैठे थे, लेकिन अब बारिश क्योंकि तेज हो रही थी तो जुहैब ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे बाहर की तरफ लेके जाने लगा और वो हाथ छुड़वा रही थी। तभी एकदम से जुहैब के हाथ से उसका हाथ छूट गया और जैसे उसका हाथ छूटा वो एकदम से पीछे की तरफ हटी और बोली, कितना मजा आ रहा था आपके साथ वक्त बिताते और आपको जल्दी पड़ जाती है कि बस मुझे जल्दी से घर छोड़ें और आप मुझसे जान छुड़वाएं और घर जाएं। और नहीं शामीन, मैं तुमसे जान छुड़वाऊंगा तो मेरा प्यार हो यार, बात ये नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। आपके होते हुए क्या मुझे कुछ हो सकता है? कैसी बातें करते हैं आप भी। वो उसकी दीवानगी देखकर हैरान हो जाता। उन वक्त गुजारने के बाद वहां से गाड़ी में बैठे जुहैब ने उसे उसके घर पर उतार दिया। अब उसके घर वाले
उसे देखते थे तो मना नहीं करते थे, क्योंकि वो अब मां बाप की अकलौती औलाद बच गई थी। उसके भाई बाहर सेटल हो चुके थे। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी। जुहैब ने खुदा हाफिज किया और घर की तरफ रवाना हो गया। वो घंटी शामीन ने ही बजाई थी और बोला, गाड़ी में ही बात करते, अभी तो आपको छोड़ा है, अभी घर तो पहुंच जाऊं, अभी तो ड्राइविंग कर रहा हूं, घर पहुंच के आपसे बात करूंगा। वो बोली, यही तो कहना था कि आप चले गए हैं, सब कुछ बुरा लगने लगा है। ये घर, ये मौसम, सब कुछ कितना सुहाना लग रहा था, कितना खूबसूरत लग रहा था, बस आपके जाने की देर है। आप जुदा क्या हुए, सब कुछ बुरा लगने लगा है। वो मुस्कुराते हुए बोला, आई नो, मुझे भी तुम्हारे बगैर सब कुछ बुरा लगता है, बट थोड़े अरसे की तो बात है, फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इसी बात पे वो खिलखिलाकर हंस पड़ती। जुहैब का एक ही बेस्ट फ्रेंड था, फर्रुख, जो उसका राजदार भी था, जिसके आगे वो अपने दिल की बात खोल कर रख देता था। फर्रुख से वो अपनी कोई भी बात नहीं छुपाता था। फर्रुख जानता था जुहैब और शामीन कौन से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, उनका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा है, कौन से पार्क में जाके बैठते हैं, या कराची के साहिल समंदर पे किस जगह पे वो दोनों बैठकर कई कई घंटे गुजारते हैं। क्योंकि जुहैब अपने दिल की तमाम बातें फर्रुख को बता देता था। उन्हीं दिनों फर्रुख को जुहैब को ऑफिस की तरफ से कराची से इस्लामाबाद का ऑर्डर मिला कि आप एक हफ्ते के लिए, एक मीटिंग थी, बहुत ज़रूरी, इंटरनेशनल फर्म के अंदर वो काम कर रहा था, बाहर के कुछ लोग आए हुए थे, उनसे मिलने के लिए उन्हें कहा गया कि आप इस्लामाबाद जाइए और एक हफ्ता आप वहाँ पे रहेंगे। होटल का सब कुछ इंतज़ाम कर दिया गया। जैसे ही उसने ये बात शामीन को बताई कि मुझे 2 दिन बाद इस्लामाबाद जाना है एक हफ्ते के लिए, वो ये बात सुनती ही इतना उदास हो गई कि वो परेशान हो गया, क्योंकि वो पहले ही नोट कर चुका था शामीन मोहब्बत दीवानगी में उससे बेइंतहा आगे थी, जबकि वो ये समझता था कि मैं शामीन को ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन जब उसकी दीवानगी देखता तो एकदम से घबरा जाता कि नहीं, शामीन की मोहब्बत, शामीन की दीवानगी मुझसे कई गुना ज्यादा है। पहली दफा उसने ही शामीन को देखा था, दूसरी निगाह में शामीन ने उसे देखा था, लेकिन अब दीवानगी में शामीन उससे आगे थी। वो बुझी बुझी सी हो गई। एक हफ्ता, मैं एक हफ्ता आपको देख नहीं सकूंगी, मैं आपसे एक हफ्ता दूर रहूंगी। हां, तो ऑफिस की एक मीटिंग है, मजबूरी है ना यार, तो मैं आ जाऊंगा, जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। एक हफ्ता, आपके लिए एक हफ्ता कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो पूरा एक हफ्ता 7 दिन नहीं 7 साल हैं। 7 साल। वो एकदम कहका लगाकर हंस पड़ा। अरे भाई 7 साल नहीं, ओनली 7 डेज। आफ्टर 7 डेज मैं आपके पास होऊंगा। अच्छा ओके ओके ओके, उदास मत हो। आज एक बात बताओ, आज क्या दिन है? वो बोली, आज सैटरडे है। वो बोला ओके, आज सैटरडे है, कल संडे है, मैं मंडे को रवाना होऊंगा और अगले मंडे को आपके पास होऊंगा। उसकी आवाज बुझी बुझी सी थी। वो उसकी दुखी नहीं देख सकता था, उदास नहीं देख सकता था, तो उसकी उदासी को, उसकी बुझी बुझी आवाज को देखकर बोला ओके ओके, मैं मंडे को जाऊंगा और नेक्स्ट मंडे को कराची में होऊंगा, बट आई प्रॉमिस मैं जब वापस आऊंगा आते ही दिन का खाना हम इकट्ठे खाएंगे, और मंडे का दिन कोई ऑफिस नहीं, बल्कि 3 बजे हम इकट्ठे होंगे और 3 बजे से लेकर रात को जब तक आप चाहेंगी हम इकट्ठे वक्त गुजारेंगे, और उसके बाद मैं आपको घर को छोड़ दूंगा।
ओके। वो ये बात सुनकर कुछ खुश हो गई कि काफी ज्यादा टाइम हमें इकट्ठे गुजारने को मिलेगा। उसने कहा हाँ ये ठीक है, लेकिन प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है आपसे दूर जाना, आपके बगैर वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। तो वो एकदम से बोला, शामीन यार कभी कभी ना मुझे तुम्हारी दीवानगी से डर लगना शुरू हो जाता है। सच्ची बात यह है, एक नॉर्मल सी बात है, 7 दिन के लिए मैं अगर आउट ऑफ सिटी जा रहा हूं, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा रहा, वापस आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी दीवानगी ओ माय गॉड डरा देती है। हां ज़ुहैब मैं ऐसी ही हूं। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपके बगैर गुजारना। जो आपके साथ वक्त गुजरता है, यकीन मानिए उस वक्त पता ही नहीं चलता मैं कहां हूं। मुझे लगता है मैं किसी जन्नत में हूं, और आपसे जब दूर हो जाती हूं तो उसके बाद एक एक लम्हा गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। यस, ये 7 दिन आपके लिए 7 डेज हैं, मेरे लिए 7 ईयर हैं। मैं उसकी वाकई उस दीवानगी को कभी कभी खुश होता और कभी कभी डर सा जाता। तो वो एकदम से बोली, तो क्या आपको मेरी दीवानगी बुरी लगती है? अरे नहीं नहीं, मैंने कभी ये कहा मुझे बुरी लगती है। तो वो बोली, कौन किसी को इतना चाहता होगा जितना मैं आपको चाहती हूं। मोहब्बत के दावे तो सब करते हैं, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत का दावा नहीं कर रही। बस इतना जानती हूं आपके लिए, आपके बगैर 7 दिन भी मेरे लिए 7 साल हैं। बस जल्दी आइएगा। फोन उसने बंद कर दिया। वो जानता था अब वो दुखी हो गई, इसके बावजूद कि उसने उसके साथ प्रॉमिस कर लिया है कि मंडे को वो उसके साथ सारा दिन गुजारेगा, फिर भी वो दुखी थी। खैर उसने अपना सामान पैक किया और टाइम पे इस्लामाबाद रवाना हो गया। उसके मैसेज आते रहे, फोन पे उनकी बात ना हो सकी, मुसलसल वो बिजी रहा, लेकिन उसको रिप्लाई करता रहा। वो भी उसको मुख्तसर मैसेज करती थी, जानती थी एक ऑफिशियली मीटिंग है, वो बिजी है। तो यूं फोन का सिलसिला भी बहुत कम था। यकीनन वो एक मर्द जो मुसलसल मीटिंग में हो सारा दिन और रात को आके बस थका हारा कमरे में दाखिल हो, होटल के आके सो जाए और सुबह फिर से मीटिंग में, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं थी। वो जब रात को सोने के लिए आता था तो मैसेज देख लेता था, रिप्लाई कर देता था। लेकिन वो जो अकेली बैठ के एक एक लम्हा गुजार रही थी, उसके लिए वाकई एक जुनूनियत थी, दीवानगी थी, उसके लिए मुश्किल था। लेकिन वो वापस आ गया। आते ही उसने फ़ोन किया। जैसे ही फ़ोन की घंटी दूसरी तरफ से बजी, ठक करके एक चहचहाती हुई हेलो की आवाज़ आई। जी जनाब तशरीफ़ ला चुके हैं, जनाब वापस आ चुके हैं। जी जी, आपका खादिम कराची वापस आ चुका है, और जो अब हुक्म है खादिम के लिए तो खादिम तैयार है हुक्म बजा लाने के लिए। हुक्म कीजिए, क्या हुक्म है? खादिम अपने वादे पे कायम है। आज का दिन ऑफिस से छुट्टी कर ली गई है, तो कब आप टाइम निकाल रही हैं ताकि इस खादिम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, अपने कीमती वक्त में से खादिम को थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो इस तरह मोहब्बत के अंदाज में, शरारती अंदाज में उससे बात कर रहा था, तो वो एकदम से एक अदा से बोली, एक शरारत से बोली, खादिम को टाइम चाहिए हमारा। ठीक है, ऐसे करते हैं, आज शाम 5 बजे उसी रेस्टोरेंट में जो हम दोनों का फेवरेट रेस्टोरेंट है, वहीं पे हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद बाकी वक्त साथ गुजारेंगे। जो हुक्म। खादिम हाजिर। वो उनकी फेवरेट जगह थी, अक्सर वो वहीं से ही खाना खाते थे, और खाना खाते ही जब वो गाड़ी में बैठते तो अक्सर गाड़ी में ही आइसक्रीम खाते। तो वहीं मौजूद एक सब्ज जुगा पहने हुए एक फकीर पहली दफा जब उनकी गाड़ी के करीब आया था तो वो सीधा शामीन वाली साइड पर गया। फकीर जानते हैं मर्द इस मामले में कभी कभी कंजूसी करते हैं, औरतें कुछ ना कुछ दे देती हैं, तो उसने सदा लगाई, सदा सुखी रहें, खुदा इस जोड़ी को सलामत रखे, खुदा के नाम पे कुछ दे दो। उसने उसी खिड़की का रुख किया था जिस तरफ शामीन बैठी थी, और शामीन ने जैसे उसे देखा तो ज़ुहैब बोला, अरे प्लीज़ खिड़की मत खोलो,
ऐसे लोगों को अब आइसक्रीम खा रहे हैं, दूर रखा करो यार। वो बोली नहीं। उसने हमें कितनी खूबसूरत दुआ दी है कि खुदा इस जोड़ी को सलामत रखे। जब कोई ऐसी खूबसूरत दुआ दे तो मैं उसको कुछ ना दूं, ये कैसे हो सकता है। उसने फौरन पर्स से कुछ पैसे निकाले और कहा, ये लो बाबा, बस दुआ कर देना खुदा हम दोनों को खुश रखे। वो ढेर सारी दुआएं देते हुए चला गया और उसके बाद जब जब वो वहाँ पे जाते, वो फ़कीर फौरी तौर पे, उसका ठिकाना ही वहीं था, वो वहीं पे ही रहता था या बैठता था। जब इन दोनों को देखता तो वही सदा लगाता, खुदा जोड़ी सलामत रहे, दोनों इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। और वो पैसे दे देती। अब ज़ुहैब मना भी नहीं करता था, जानता था जब भी यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए रुकेंगे तो वो आएगा और अक्सर आता, वो उसको पैसे दे देते। तो आज जो उसने टाइम दिया था, ज़ुहैब उस टाइम पे तैयार हुआ। उसका आज मूड था कि 7 दिन उसके लिए 7 साल थे, मिस करती रही है। तो उसका फेवरेट लिबास जो इस वक्त वो ज़ेब तन कर रहा था, वो शामीन का सबसे पसंदीदा लिबास था। और उसके पास कई कलेक्शन थी परफ्यूम्स की, तो उसने वही स्प्रे लगाया जो शामीन का पसंदीदा स्प्रे था। और उसने बालों को बनाया, शीशे के सामने अपने आप को देखा बार बार, जैसे कोई अपने महबूब से मिलने जाता है और जाने से पहले एक बार बार तैयारी होती है जो ना ख़त्म होने का नाम लेती है। बाल का एक भी सर का बाल इधर से उधर हो जाए तो उंगलियों से ठीक किया जा रहा होता है। ऐसे ही वो तैयार हो रहा था, क्योंकि इस्लामाबाद से आते हुए उसने उसके लिए एक गिफ्ट भी लिया था। जब वो तैयार हुआ, गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाते हुए घर से दूर उस रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच गया। जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर उसने गाड़ी पार्क की, एकदम से उसे याद आया, मोबाइल तो वो अपने घर छोड़ आया है, सेलफोन उसके पास नहीं है। ओ यार, ये क्या हो गया। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो जब भी बैठते थे बातें करने के लिए, खाना खाने के लिए, साहिल समंदर पे, पार्क में, कहीं पे भी, तो वो कहती थी प्लीज़ इसको बंद कर दो, ये मेरा टाइम है। जब भी फ़ोन बजता तो एकदम से शामीन को गुस्सा आ जाता था। वो कहती थी मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगी, मुझे लगता है ये मेरा रकीब है। तुम इस फ़ोन पे 1 मिनट की भी किसी की कॉल सुनते हो तो मेरी ज़िंदगी का 1 मिनट तुम किसी और को दे देते हो। जिस लम्हे तुम मेरे पास बैठे होते हो, मेरे होते हो, मेरी आंखों के सामने होते हो, मैं तुम्हारी वजूद से आती खुशबू को महसूस कर सकती हूँ, और तुम उस लम्हे फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हो। तो मुझे लगता है ये लम्हा तुमने किसी और को दे दिया, चाहे वो ऑफिस की कॉल थी, चाहे जिसकी कॉल थी। प्लीज़ जब मेरे पास आते हो इस फ़ोन को रख के आया करो। वो वाकई बहुत दीवानी थी ज़ुहैब की। एकदम से वो अपने आप से ये सोच के मुस्कुराया, चलो अच्छा हुआ, आज जब वो आएगी तो देखेगी मोबाइल नहीं है तो खुश हो जाएगी कि चलो इसने तो बहुत अच्छा किया, आज मोबाइल छोड़कर ही आ गया। उनकी एक मखसूस टेबल थी जहां पे दोनों जाकर बैठते थे। वो जाकर उस टेबल पर बैठ गया। 5 बजने में अभी 15 मिनट रहते थे। वो पहले आ गया था। अब वो इंतजार कर रहा था शामीन का। वो लिबास जो उसके लिए वो इस्लामाबाद से खरीद कर लाया था, वो भी उसने अपने पास रखा हुआ था। इंतहाई खूबसूरत लिबास। उसने घड़ी की तरफ देखा, 5 तो बज गए, बस आती ही होगी, क्योंकि वो अपनी टाइम की पाबंद थी। यकीनन उसने कोई मैसेज वगैरह किए होंगे, उसने रिप्लाई तो नहीं दे सकता था क्योंकि मोबाइल घर रह गया था, लेकिन वो अपने टाइम की पाबंद होने की वजह से एग्जैक्ट 5 बजे पहुंच जाती। उसने देखा 5:05 हो गए। अच्छा, आज आए सही। मैं इससे ज़रा पूछता हूँ, ये जो कहती हैं हम तो दीवाने हैं, इतनी बातें करती है, आज तो 5 मिनट लेट हो गया, ये तो कभी 1 मिनट भी लेट नहीं हुई। वो शरारती अंदाज में सोच रहा था दिमाग में कि आज इसको छेड़ूंगा कि 5 मिनट लेट हैं आप, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये नामुमकिन था। आधा घंटा कैसे वो लेट हो सकती है? वो तो 5 मिनट भी लेट होने वाली नहीं थी, तो आधा घंटा। उसने वक्त गुजारी के लिए इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि वहीं पे सामने उसको एक फैमिली नजर आई। मियाँ बीवी बैठे हुए थे, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे जो इंतहाई गोल मटोल से, शरारती से, चुलबुले से बच्चे थे। शरारतें कर रहे थे, खा भी रहे थे। उन बच्चों को देख के वो मुस्कुराता रहा और एकदम से उसके दिमाग में ख्याल आया, हमारी मंगनी को काफ़ी टाइम गुजर चुका है, हम बेइंतहा एक दूसरे से प्यार भी करते हैं,
दीवानगी भी है। तो हमें अब मेरे ख्याल में एक हो जाना चाहिए। हमारे भी ऐसे 2 छोटे छोटे बच्चे होंगे। उन बच्चों को देख के उसके दिमाग में ना ही ये सिर्फ ख्याल आया बल्कि उसने फैसला किया कि आज शामीन पहुंच जाए तो मैं शामीन को पहला जुमला ही यही कहूँगा, शामीन मैंने फैसला किया है कि अम्मी को तुम्हारे घर भेजूं। वो फ़ौरन शादी की डेट मांगें और फौरी तौर पे अब हम शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी भी 2 छोटे छोटे बच्चे हों। और ये कितना खूबसूरत उसके लिए सरप्राइज़ होगा, जो मैं उसके लिए ड्रेस खरीद के आया हूँ। इससे भी बड़ा सरप्राइज़ होगा जब मैं उसे बताऊँगा कि बस अब हम शादी करने वाले हैं और मैं अम्मी को आपके घर भेजने जा रहा हूँ। मामा जब आपके घर आएंगी और रिश्ते की बात हो जाएगी तो फौरी हमारी शादी होगी, फिर हम एक हो जाएंगे। आपके ये जो 7 दिन 7 साल पे मुहित हैं, ये भी मसला ख़त्म हो जाएगा। वो खुश होकर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा, यहां तक कि पूरा 1 घंटा गुजर गया। 6 बज गए थे। क्या हुआ, रामीन अभी तक आई नहीं। शामीन को आ जाना चाहिए था। वो परेशानी की हालत में बार बार घड़ी को देख रहा था कि क्या हुआ, मेरे तो मोबाइल भी घर रह गया। अगर कोई बात शामीन ने मुझसे करनी थी या कुछ हो गया था ऐसा, वो लेट हो गई थी, तो वो मोबाइल पे ही मुझे कॉल करती है। मोबाइल तो घर पे, अब क्या करूं, घर जाऊं मोबाइल लेने के लिए, पीछे वो कहीं आ ना जाए। ये सोचते सोचते उसने फैसला किया कि अब तो 6:15 होने लगे हैं मेरे ख्याल में, अब मुझे उठना चाहिए। ये सोच के उसने टेबल पर रखी हुई गाड़ी की चाबी उठाई और जैसे ही चाबी उठा के अपनी सीट से उठने लगा तो उसने देखा उसी वक्त दरवाज़ा खुला। रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलने वाली कोई और नहीं, शामीन थी। शामीन दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आ रही थी जैसे वो लंगड़ा रही हो। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया उसका वेलकम करने के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बिल्कुल उसके करीब पहुंची और उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, वेलकम टू कराची। लेकिन उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई तकलीफ के बावजूद मुस्कुराता है। वो एकदम से जो खड़ा हो गया था उसे बैठने के लिए कहा, बैठो। ये 6:15 हो गए हैं, तुम कहाँ थी? तो वो एकदम से बोली, आपका मोबाइल कहाँ है? मेरा सेलफोन तो घर रह गया है। और तुम्हें तो खुशी होगी इस बात पे कि आज सेलफोन नहीं है। मैं लेने भी इसलिए नहीं गया कि तुम खुश हो जाओगी, चलो तुम्हारा टाइम मैं तुम्हें दूंगा, कोई कॉल नहीं सुन सकूंगा। लेकिन तुमने तो बहुत लेट कर दी, सब खैरियत है ना? और ये तुम लंगड़ा के क्यों चल रही थी? वो एकदम से बैठ गई और बोली, बस आप ही की तरफ आ रही थी, बहुत खुश थी। रोड क्रॉस करते हुए एकदम से गाड़ी वाले ने आके टक्कर मार दी। क्या? गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी? फिर बस जैसे ही टक्कर मारी तो मैं बेहोश हो गई। क्या? तुम बेहोश हो गई? हाँ, बस चोट लगी थी तो मैं बेहोश हो गई, लेकिन थोड़ी देर तक मुझे होश आ गया और जैसे ही होश आया तो मैं बस जल्दी से आपके पास आ गई। क्या शामीन, ये क्या कह रही हो? तुम्हें चोटें लगी और तुम डॉक्टर पे जाने के बाद, किसी क्लिनिक पे डॉक्टर के पास जाती, उसको दिखाती, तुम इधर आ गई। आप इंतजार कर रहे थे ना मेरा, और कोई चोटें भी इतनी ज्यादा थोड़ी लगी हैं, थोड़ी सी तो चोटें लगी हैं, बस वो एक चक्कर सा आ गया था, बेहोश हो गई थी, लेकिन मैं ठीक हूं। देखे, मैं आपके सामने हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ मुझे। हाँ, चोट इतनी ज्यादा नहीं है। अगर इतनी ज्यादा चोट लगी होती तो मैं जरूर डॉक्टर के पास जाती। नहीं, हल्की फुल्की खराशियां आई हैं, ये कल तक ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये मेरा टाइम है ना। आई नो आज का दिन आपने मेरे लिए निकाला है, तो मैं अपना टाइम कैसे ज़ाय कर सकती हूँ। लेकिन चलिए, यहां नहीं, कहीं और बैठते हैं। ओके, बल्कि चलते हैं, हम पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम्हारा मैं चेकअप करवाऊंगा, सारा देखूंगा, और उसके बाद कहीं हम चलेंगे। चलो। वो एकदम से उसने उसे सहारा दिया
और इस अंदाज में उसको पकड़ा कि वो लड़खड़ा रही थी, वो लंगड़ा के चल रही थी, तो उसको इस तरह सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके साथ चलता हुआ दरवाजे की तरफ गया। तो एक बंदे ने इस तरह जुमला कहा अपने साथ बैठी हुई औरत के साथ, उसकी बीवी थी या जो भी थी, कि मुझे तो कोई पागल लगता है। तो बोली ऐसा बोले सुन लेगा। तो ये लाइन ज़ुहैब ने सुन ली थी। यकीनन जिस अंदाज में उसने उसे थामा हुआ था, मोहब्बत से, दीवानगी से, शायद पब्लिक प्लेस थी, कराची जैसा शहर था, कोई यूरोप तो या अमेरिका तो नहीं है, तो उसको लगा था कि देखो पब्लिक प्लेस में कैसे थाम के जा रहा है। तभी उसने फिर जुमला कसा था कि पागल लगता है, और वो बोली थी आहिस्ता बोले ना कहीं सुन ना ले। लेकिन उसने उसको इग्नोर किया और बाहर आ गया। उसे लेकर आया गाड़ी की फ्रंट सीट पे, उसने जाके उसका दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के शामीन को फ्रंट सीट पर बिठा दिया ड्राइवर सीट के साथ, और ख़ुद से जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाली। वो भी गाड़ी ही चलाने वाला था कि फ़कीर आ गया। फ़कीर ने आके हाथ फैलाया, ज़ुहैब से अल्लाह के नाम पे पैसा मांगा। ज़ुहैब जल्दी में था और वो वहाँ से निकलना चाहता था। उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला और कुछ पैसे निकाल के फ़कीर के हाथ में रख दिए और शीशा बंद कर दिया। आज हैरत की बात थी कि उस फ़कीर ने शामीन की बजाय ज़ुहैब से डायरेक्ट पैसे मांगे थे। ज़ुहैब बोला अभी हम पहले अस्पताल जाएंगे और अस्पताल के बाद हम फिर जहां तुम कहोगी वहां चलेंगे। वो बोली नहीं ज़ुहैब, हम इस वक्त सीधे साहिल समंदर पर जाएंगे। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं, जो दर्द जो तकलीफ होनी थी वो तो हो चुकी, अब क्या दर्द और अब क्या तकलीफ, बस चलो प्लीज़ मेरी खातिर साहिल समंदर पे चलो। जानता था कि वो ज़िद्दी है, अपनी बात पे अड़ जाती है, अपनी बात मनवा कर रहती है। वो उसे लेकर साहिल समंदर की तरफ रवाना हो गया। जब वो साहिल समंदर पे पहुंचे तो वो उनकी मखसूस जगह जहां पे वो दोनों बैठते थे वहां पे जाके उसने गाड़ी पार्क की और दोनों एक जगह पर जाकर बैठ गए। हमेशा वो जब भी बैठते थे तो शामीन बैठते ही समंदर की लहरों को ना सिर्फ देखना शुरू करती बल्कि उनको गिनना शुरू कर देती थी। आज वो बुझी बुझी सी थी, उदास उदास सी थी। उससे बोला शामीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। उसने वो जो लिबास, खूबसूरत सा लिबास उसके लिए लेके आया था, वो लिबास शामीन को दिखाया। उसने खोल के देखा, कुछ देर उस लिबास को देखती रही और शुक्रिया अदा किया कि बहुत प्यारा है। वो उसे बोला क्या हुआ है शामीन, तुम उदास लग रही हो, तुम परेशान लग रही हो। तो बोली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ वक्त गुजारना मुझे कितना पसंद है। हाँ, और एक बात कहूं शामीन, आज जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो वहां पे एक औरत जिसके दो प्यारे प्यारे से बच्चे थे जो शरारतें कर रहे थे, खा भी रहे थे, उनको देख के पता है कि मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि बस आज अब और दूरी नहीं। मैं आज वापस जाते ही मामा से बात करूंगा कि मामा फौरी तौर पे जाइए, शमीन के वालिदैन से रिश्ते की बात कीजिए, फौरी तौर पे शादी की डेट लीजिए और हम फौरी शादी करने वाले हैं। और शादी के बाद इसी तरह के खूबसूरत नन्हे मुन्ने हमारे भी बच्चे होंगे। वो जानता था इस बात के बाद वो चहक जाएगी, खिलखिला के खुश हो जाएगी, बेइंतहा उसके चेहरे पे गुलाबीपन आ जाएगा। लेकिन वो उसका दिमाग नीचे ही रहा और कहा यहां जब इंसान एक दूसरे से प्यार करता है, वो बोली, तो इंसान एक दूसरे के साथ को पाने के लिए क्या कुछ सोचता है, कितने ख्वाब बुनता है, कितने ख्वाब देखता है, क्या क्या सोचता है। लेकिन ये जो तकदीर होती है ना, तकदीर ये किसी के हाथ में नहीं होती, तकदीर किसी के बस में नहीं होती।
आपने कई ख्वाब देख रखे होते हैं, जीने के, खुशियों के, हर लम्हे को खूबसूरत बनाने के, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है, या शायद तकदीर का खेल खेला जाता है। तकदीर आपके साथ एक ऐसा खेल खेलती है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता। अरे तुम तो मुझे डरा रही हो, वो एकदम से मसनूई डरने वाले अंदाज में बोला, जैसे कोई डर जाता है। अरे भाई शामीन, इस तरह की बातें करके तुम तो मुझे डरा रही हो, मैं तो डर गया हूं, पता नहीं कैसी तकदीर की और ऐसी बातें कर रहे हो। तो एकदम से देखकर बोली और हंसी, नहीं तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए, हाँ एक हद तक डरना भी चाहिए। अच्छा, अब जुहेब को शामीन से डरना नहीं चाहिए और एक हद तक डरना भी चाहिए। ठीक है बाबा, हम डर लेते हैं आपसे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। क्या? तो क्या कह रही हैं? वो ऐसे ही बातें करते रहे। बातों के दौरान पहली दफा आज ऐसा हुआ था कि शामीन एकदम से अपनी जगह से उठी और उसने अपने होंठ उसके माथे पे रख दिए, जैसे कोई माथे पे इंतहाई प्यार से बोसा लेता है। उसने जैसे ही उसके माथे पे बोसा लिया तो वो एकदम से ठठर सा गया, उसके होंठ ठंडे यख हो चुके थे। अरे जहां उसको खुशी थी, उसका मोहब्बत, उसका प्यार, शायद उसकी बात सुन के जो शादी वाली बात थी उस पर इतना खुश हुई थी कि गहरी बातें तो उसने की थी कि तकदीर ये है, तकदीर वो है, लेकिन मोहब्बत से उसने उसके माथे पे प्यार लिया था, बोसा दिया था, लेकिन उसके होंठ इतने ठंडे थे कि एकदम से उसने उसके हाथों को पकड़ा। अरे तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैंने कहा था ना अंदर ही बैठते हैं, तुम्हें देखो बाहर आ गए, कितने हाथ तुम्हारे ठंडे हो गए हैं। बोली नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी सी ठंड है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा ठंड लगेगी मैं आपको बता दूंगी। और वो जो बोसा उसने लिया था उस पर सरशार हो गया, खुश हो गया और बोला, अरे वाह शामीन, तुमने तो आज मेरा दिन बना दिया, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुमने जो ये जो बोसा लिया है, उसे अपने माथे पे यूं अपना हाथ लगाया, उस जगह पे जहाँ पे उसने बोसा लिया था उस जगह पे हाथ लगाया और उसको चूम लिया कि इस जगह पे तुमने चूमा है ना, ये देखो, ये हाथ लगाया और ये चूम लिया। वो शरारत कर रहा था, उससे मोहब्बत कर रहा था और उसको देखकर मुस्कुराती रही। इशा का वक्त हो गया। दूर किसी मस्जिद से सदा बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो बोली, ज़ुहैब चलो अब घर चलें, देर हो रही है। हैं तुम? शामीन तुम कह रही हो देर हो रही है? मैं अक्सर कहता हूं ये जुमला कि देर हो रही है चलें, और तुम कहती हो अभी तो और बैठना है ना, अभी इतनी जल्दी क्या है जाने की। और मैं कहता हूं भाई टाइम देखा है, और आज शामीन कह रही है देर हो गई है। भाई आज क्या सूरज मशरक की बजाय मगरब से तो नहीं निकला था? मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो एकदम सीरियस अंदाज में बोली, प्लीज देर मत करो, इंतजार हो रहा है मेरा वहां पे, चलो उठो हमें चलना है। आर यू सीरियस? वो बोली हाँ देर हो रही है, उठो। और वो भी खड़ा हो गया। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में वो अपनी पुरानी बातों को याद करती रही, कई लम्हे जो उन्होंने मोहब्बत से गुजारे थे उनको डिस्कस करती रही, यहां तक कि वो उस कॉलोनी के अंदर दाखिल हो गए, जो बड़ी सी सड़क गलियां होती हैं जिस तरह बड़ी सोसाइटीज के अंदर। तो वो एकदम से जब अपने घर के करीब पहुंचने लगे तो अगली ही एक गली मुड़नी थी और उसके बाद शामीन का घर आ जाना था। तो शामीन से बोली, ज़ुहैब हाँ बोलो, क्या आज आपको मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? शामीन ये क्या कह रही हो? तुम्हारी बात मुझे कैसे बुरी लग सकती है? नहीं यार, तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी लगी? क्या हो गया तुम्हें आज? तुम बहुत सीरियस लग रही हो आज मुझे। नहीं फिर भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। चलो इंतजार हो रहा है, देर हो रही है। हाँ हाँ बाबा, बस ये एक गली ही मुड़नी है, उसके बाद तुम्हारा घर है। जैसे ही उसने गली मुड़ी तो देखा आगे शामीन के घर के सामने शामियाने लगे हुए हैं और सारे शामियानों में बैठे हुए हैं। बाहर कुर्सियों पे शामीन के वालिद, ज़ुहैब के वालिद किसी के साथ खड़े बातें कर रहे हैं।
तो बोली बस यहीं गाड़ी रोक दो, मुझे अंदर जाना है। उसने गाड़ी रोक दी, उसने दरवाज़ा खोला, खुद उसने दरवाज़ा खोला, जुहेब ने आगे हाथ बढ़ा के उसके लिए अंदर से ही दरवाज़ा खोला। वो नीचे उतर गई और एकदम से उससे बोला, अरे अपना सूट तो लेती जाओ। उसने सुना ही नहीं और जल्दी से चलती हुई वो अंदर चली गई। अरे क्या हुआ इसको? उसने दरवाज़ा अंदर से ही बंद किया। जैसे कोई एक तो होता है ना बाहर से उतर के किसी के लिए रिस्पेक्ट में दरवाज़ा खोलना, एक होता है अंदर से ही खोल देना और अंदर से बंद कर लेना। वो अपनी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरा तो उसके वालिद बड़ी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहे थे। वो उनके करीब गया, सलाम किया। उसने देखा उसके वालिद ने ना ही शामीन को सलाम किया, वरना उसको अमूमन प्यार से उसके सर पे हाथ रखते थे। शामीन तेज़ी से अपने घर की तरफ जा रही थी, वालिद रास्ते में ही खड़े थे, लेकिन वालिद ने शायद बातों में मसरूफ थे, शामीन की तरफ देखा भी नहीं, उसके सर पे हाथ भी नहीं फेरा। तो जैसे ही गाड़ी से निकला तो वालिद बोले, बेटा तुम्हारी मामा बता रही थी तुम्हारा मोबाइल घर पर रह गया था, तो इस वजह से वो काफ़ी देर से तुम्हें ढूंढा जा रहा था, तुमसे रब्ता कर रहे थे, लेकिन तुमसे रब्ता कैसे होता, मोबाइल तो तुम्हारा घर पे रह गया था। तुम्हारा दोस्त फ़रुख आया था ना तुम्हारे पास? फ़रुख? नहीं, मेरे पास तो फ़रुख नहीं आया। अच्छा, फ़रुख ने तुम्हें नहीं बताया? बेटा बस चलो अंदर चलो, देर हो रही है, सारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा इंतज़ार? पापा मेरा क्यों इंतज़ार हो रहा है? बेटा वो अब तक के सारे नमाज जनाजा का इंतज़ार कर रहे हैं ना। नमाज जनाजा का पापा? क्या मतलब? इतनी देर में चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। शामीन का एक कज़न तेजी से चलता हुआ उसकी तरफ आया और बोला, जुहेब भाई आपका ही इंतज़ार हो रहा था, इशा का टाइम इसलिए रखा गया था कि आप तब तक पहुंच जाएंगे, हम आपको ढूंढ रहे थे, आप दीदार कर लें, उसके बाद आखिरी दीदार कर लें ताकि फिर लेकर चलें। किसका आखिरी दीदार? क्या हुआ है? तो वालिद बोले, बेटा तुम्हें फ़रुख ने बताया नहीं? तुम्हें किसने बताया नहीं? शामीन की आज शाम को एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो गई है। क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, तुम्हारा मोबाइल घर पे था, इसलिए तुम्हें ढूंढने के लिए फ़रुख को भेज दिया था कि उसको ढूंढ के आओ। शामीन आज शाम को कहीं जा रही थी तो एक गाड़ी ने आके उसे टक्कर मारी है। वो इतनी ज़ोर की टक्कर लगी है कि मौके पे ही वो जान बाग हो गई है, वो बच नहीं सकी, मौके पे ही मर गई है। तो उसके बाद उसको घर लेके आए हैं, तुम्हारा ही इंतज़ार हो रहा था, कब से कितने घंटे गुजर गए कि तुम आओ, आखिरी दीदार कर लो और उसके बाद उसे लेके जाएं। उसको चक्कर आने शुरू हो गए कि ये लोग पागल हैं, क्या कह रहे हैं। वो अभी अभी तो उसके साथ गई है, अभी अभी तो वो बैठी हुई थी, अभी अभी तो उसने उसे बोसा लिया है। नहीं पापा, वो अभी अभी तो मेरे साथ थी। क्या कह रहे हैं आप? शामीन अभी तो उतरी आपके सामने, आपने देखा नहीं? मैंने गेट खोला है और वो नीचे उतरी है। मैं हैरान था, आप बातें करने में मसरूफ हैं, शायद आपने शामीन को प्यार भी नहीं दिया। आपके अभी तो गुजर के गई है, अभी अभी तो घर आई है। तो एकदम से वो कज़न बोला जो शामीन का, मैं आपकी हालत को समझ सकता हूँ, ये सदमा तो बड़े बड़ों को रुला देता है। जहाँ पे शामीन के बाकी घर वाले रो रहे थे धाड़े मार मार के, वो समझ गए कि एकदम से जो उसको सदमा मिला है शामीन का, वो इसलिए कह रहा है कि शामीन अभी अभी तो गई है, अभी अभी तो गाड़ी से उतरी है, जबकि वो जानते थे शामीन तो मर गई है। आखिरी दीदार के लिए बुलाया गया है कि आखिरी दीदार कर लो। लेकिन कोई भी उसकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन चलते हुए जब आगे बढ़ के उसने कफन में लिपटी शामीन को देखा तो उसे यकीन करना पड़ा, शामीन मर चुकी थी। वो लोग कब से उसका इंतजार कर रहे थे कि जुहेब आए और अपनी मंगेतर शामीन का आखिरी दीदार कर ले ताकि उसके बाद उसको नमाज जनाजा के लिए लेके जाया जाए। जब उसने शामीन की तरफ देखा, वो तो वाकई आंखें बंद करके नीचे लेटी हुई थी। एक आंसुओं का तूफान। वो जनूनी लड़की, वो मोहब्बत करने वाली लड़की, वो जज्बाती लड़की, वो बेइंतहा इश्क करने वाली लड़की मर चुकी थी, उसको छोड़कर जा रही थी। तब उसे वो मंजर याद है कि उसके साथ बैठी हुई, आज उसने उसको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई थी और वो कह रही थी, तकदीर तकदीर निराला खेल खेलती है, इंसान क्या क्या ख्वाब बुनता है, क्या क्या सोचता है, तकदीर क्या से क्या कर देती है। उसके हाथ ठंडे यख थे। वो फकीर आज वो
मेरी खिड़की के पास आया था, शामीन की खिड़की के पास नहीं गया था। वो तो हमेशा शामीन की खिड़की के पास जाता था। वो धाड़े मारकर रो रहा था। शामीन इस दुनिया से जा चुकी थी। एक आवाज गूंजी, देर हो रही है, उठाइए इसे। और जब उस पालकी को उठाया गया, जिस पालकी में कफन पहने शामीन लेटी थी, तो उसके झड़ी लगी थी जो आंसुओं की। उसने एक पाये को पकड़ा और एक आवाज आई, कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। और वो रोता हुआ अपनी मोहब्बत जिसके साथ अभी कुछ घंटे वो गुजार के आया था, उसके साथ वो नमाज जनाजा के लिए पहुंचा। उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। उसने तो बोसा लिया था उसके माथे पे, हाँ उसके होंठ यख थे बर्फ की तरह, उसके हाथ यख थे बर्फ की तरह, लेकिन वो तो थी उसके पास। उसे तब भी यकीन ना आया जब उसे उसकी आंखों के सामने उसकी मोहब्बत को मनो मट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। और जब वो अपने दोस्त फरूख के साथ उस रात को जाग रहा था, उसे नींद कहां आनी थी, तो फरूख बोला, मैं आपके उधेड़ने के लिए आया था यार। मैं मुख्तलिफ जगहों से ढूंढता हुआ जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचा तो आप गाड़ी में बैठे हुए थे और मैं आपके पास पहुंचने ही वाला था। आप किससे बातें कर रहे थे और मैं ये देख के हैरान रह गया था कि आप गाड़ी में अकेले अपने आप से बातें कर रहे हो, जैसे कोई साथ बैठा हो, जबकि फ्रंट सीट पे कोई भी आपके साथ नहीं बैठा था, लेकिन आप इस अंदाज में बातें कर रहे थे। मैं आपके करीब पहुंचने लगा लेकिन आपने गाड़ी चला दी। तो तभी उसने रोते हुए कहा, फरूख मेरा यकीन करो, मैं शामीन से बातें कर रहा था। जिस वक्त उसकी हादसे में मौत वाक़ हुई और घर वाले बता रहे हैं वो मर गई, वो तो मेरे पास आई थी लंगड़ाती हुई। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ एक तकलीफ भी वाज़ेह थी। और मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली एक एक्सीडेंट हुआ था, बेहोश हो गई थी, लेकिन बस अब होश आ गया है, आ गई हूं। तो मैं कह रहा था नहीं पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तो जब मैं उसे पकड़ कर जा रहा था, किसी शख्स ने भी एक आवाज कसी थी, लगता है पागल है। मेरे साथ तो शामीन थी, मैंने उसे सहारा दिया हुआ था, क्या उसे शामीन नहीं नजर आई थी इसलिए मुझे पागल कह रहा था? मेरा यकीन करो, फकीर हमेशा शामीन के पास जाता था, वो मेरे पास आया, मैं उसी से बातें कर रहा था। और हम लोग साहिल समंदर पे पहुंचे, उसने मुझे पहली दफा बोसा लिया था यार, वो मेरे साथ थी। बिलीव मी, उसने अपना सर मेरे कंधे पे रखा था। वो बहुत ठंडी यख हो रही थी, उसे बहुत सर्दी लग रही थी, लेकिन हमेशा जब उसे सर्दी लगती थी तो मैं अपना कोट उतार के उसके वजूद पे डाल देता था। आज उसको सबसे ज्यादा ठंडी लग रही थी, लेकिन उसने मुझसे कोट भी नहीं मांगा। मैंने उसे कहा, लेकिन उसने कहा नहीं मैं ठीक हूं। आज उसने लहरें भी नहीं गिनी। वो मुझे कभी बोसा नहीं देती, शर्माती थी। आज तो उसने खुद से बोसा भी दिया था। हाँ, लेकिन वो कह रही थी नसीब भी अजीब खेल खेलता है। और जब मैंने उसे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, मुझे तो था कि वो खुशी से पागल हो जाएगी, झूम उठेगी, लेकिन वो अजीब सी बातें करना शुरू होगी। तभी तो मैंने कहा था मुझे डरा क्यों रही हो। और जब मैं कलीम में पहुंचा था तो तब तक वो मेरे साथ थी। बस उसने मुझे आखिरी खुदा हाफिज कहा था। जब मैंने कहा, कहती बस जल्दी से गाड़ी रोको। ईशा की जब अजान हुई थी तो मुझसे बोली थी बस घर चलो। वो कभी भी नहीं कहती थी घर चलो, मैं कहता था घर चलें, देर हो रही है। वो कहती थी नहीं मुझे और तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। वो तो कभी भी जाने को तैयार नहीं होती थी। आज वो खुद बोली थी घर चलो। देर हो गई है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो इसलिए कह रही थी कि उधर उसका मुर्दा वजूद कफन पहने मेरा इंतजार कर रहा था। शायद वो इसलिए कह रही थी सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। और कल ही में जब मैंने गाड़ी रोकी तो वो नीचे उतरी है। उसने मुझसे कहा है मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मैंने तुम्हारा आज दिल तो नहीं दुखाया। मैंने कहा कैसी बात कर रही हो। और जब उसने नीचे उतरते मुझे कहा, मेरी तरफ देखा था, कैन यू बिलीव, उसने मेरी तरफ इस अंदाज में देखा था जैसे कोई किसी को आखिरी दफा देखता है, जैसे आखिरी दफा खुदा हाफिज करता हो। उस लम्हे उस आंखों को, उस लम्हे उस चौंक कर देखने को मैं समझ नहीं पाया था। अब मुझे समझ आ रही है। वो गाड़ी में
जल्दी उतरना चाहती थी, उसको जल्दी अंदर घर में दाखिल होना था, लेकिन उससे पहले उसने मुझे एक लम्हे में घूर के ऐसे देखा था जैसे वो आखिरी अलविदा कह रही हो, ज़ुहैब अलविदा। और उसके बाद वो गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। अंदर दाखिल होते हुए मैंने उसे देखा था। यकीन करो मैं पागल नहीं हूं, मैं आज उसके साथ था। तो फर्क बोला, तुम सच कहते हो ज़ुहैब, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें बातें करते देखा था। मैंने उसको तुम्हारे साथ बैठे हुए नहीं देखा था, लेकिन जब मैंने दूर से तुम्हारी गाड़ी को पहचान लिया था, तुम बैठे हो, तो मैं तुम्हारी गाड़ी की तरफ ही आ रहा था, लेकिन तुम मुसलसल किसी से बातें कर रहे थे और साथ वाली सीट की तरफ देख रहे थे। हां, मैं भी उस लम्हे तुम्हें पागल समझा था कि क्या हुआ इसको, ये अकेला किसकी तरफ देखकर बातें कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया। तो जब मैं भी तुम्हें पागल समझ रहा था, तो इसका मतलब यही है कि वाकई तुम किसी को देख पा रहे थे और उसी से बातें कर रहे थे, मैं उसको नहीं देख पाया। तो मैं तुम्हारी बात को यही कहूंगा, हां वो तुम्हारे साथ थी, तुम झूठ नहीं बोल रहे, वो तुम्हारे साथ थी। वो लम्हे उसने तुम्हारे साथ गुजारे, वो मर चुकी थी। वो 5 बजे पहुंचने वाली लड़की, जिस तरह तुमने हमेशा मुझे बताया 5 बजे ही पहुंचती, लेकिन वो 4:30 बजे घर से निकली थी, 4:30 बजे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी, 4:45 बजे उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। लेकिन वो मौत से भी मोहलत मांग के तुमसे मिलने के लिए आ गई थी। तुम वाकई कहते थे ना उसके बारे में कि शामीन जनूनी है, इतनी जज्बात, इतनी मोहब्बत, ऐसा मोहब्बत की जनूनियत मैंने बहुत कम देखी है। मैं भी उससे प्यार करता हूं, लेकिन वो तो मेरी मोहब्बत में जनून की हद तक पागल है। तो जब कोई किसी से इश्क करता हो और जनून की हद तक पागल हो, तो वो मौत को भी कुछ लम्हे के लिए रोक देता है। वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा, मौत जो उसको उसके वजूद से अलग कर चुकी थी, जहां उसका जिस्म गाड़ी की टक्कर से रोड पे मुर्दा पड़ा था, वहीं उसकी आत्मा, उसकी रूह साइड पर खड़ी थी। मरने के बाद रूह, आत्मा उसी लम्हे आसमान की तरफ रवाना हो जाती है, लेकिन वो अपनी मोहब्बत, अपने जुनून, अपने इश्क की वजह से उस वक्त भी तुम्हारी तरफ आ गई। कई घंटे उसने तुम्हारे साथ गुजारे, और उधर घर वाले जब आखिरी लम्हे को तैयार थे कि अब तो उठाई जाए, पता नहीं ज़ुहैब कब आएगा, तो वो तुम्हें लेकर पहुंच गई और तुमने उसका आखिरी दीदार किया। वो जो आखिरी दफा उसने गाड़ी से उतरते हुए तुम्हें घूर के देखा था, वो अलविदाई मुलाकात थी। कोई तुम्हारी इस कहानी का यकीन करे ना करे, मैं गवाही देता हूं, मैंने तुम्हें गाड़ी में उससे बातें करते हुए देखा है। मैं उसको नहीं देख सका, लेकिन तुम्हें देखा है, और तुम इतने पागल तो नहीं कि खुद ब खुद किसी से बातें कर रहे होगे। और उसने उसे गले लगा लिया। वो फूट फूट कर रो रहा था। उसका प्यार, उसका जुनून, उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर जा चुकी थी। वो रात उसके लिए कयामत की रात थी। शामीन, एक बेइंतहा प्यार करने वाली शामीन, जिसको पहली निगाह में देखते ही वो उससे इश्क कर बैठा था, लेकिन वो उससे भी ज्यादा उससे इश्क कर बैठी थी। लेकिन सच कहते हैं, इंसान सोचता कुछ और है, ख्वाब कुछ और देखता है, नसीब में क्या लिखा है इंसान उससे बेखबर होता है। और नसीब का लिखा होकर रहता है। तभी तो वो खुश नहीं हुई थी, कहा था नसीब का लिखा होकर रहता है।